मिडिल ईस्ट में ईरान वॉर के कारण कई सारी ग्लोबल अलायंसेस की नींव पूरी तरह से हिल गई है। पुराने पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट और भरोसा थोड़ा सा कम हो रहा है और हर एक देश अपनी फॉरेन पॉलिसी में बड़े फेर बदलाव कर रहा है। अलायंसेस के अंदर स्ट्रक्चरल शिफ्ट देखने को मिल रहे हैं और खास बात यह है कि जो डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग आमतौर पर भारत की तरफ से की जाती है, जो हमें रिसेंटली मार्को रूबियो की भारत यात्रा के दौरान देखने को मिली थी, सेम वैसा ही कोल्ड शोल्डर रिसेप्शन अब अमेरिका को मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों से भी फेस करना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला एंड यूनाइटेड अरब अमीरात ने भारत के नक्शे कदमों के ऊपर चलते हुए क्या स्ट्रेटेजिक मूव किया है, ये तो मैं एक्सप्लेन करेंगे ही, लेकिन साथ में भारत और ईरान को लेकर भी एक न्यूज आ रही है, उस पर भी बात करेंगे। और चाइना के साथ भारत को 6 सालों के बाद कौन सा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू मिला है, उसको भी हम बात करेंगे। काफी सारी इंपॉर्टेंट खबरें आ रही हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के बारे में, जो पिछले महीने भारत की यात्रा पर आए थे। और जब मार्को रूबियो भारत में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग को अटेंड करने आए थे, उस दौरान भारत की सरकार ने जो मार्को रूबियो का एयरपोर्ट के ऊपर वेलकम किया था और मार्को रूबियो को जिस तरीके से फेयरवेल दिया गया था, ये दोनों उस समय काफी चर्चा का विषय बने थे। भारत ने अपनी नाराजगी शो करने के लिए मार्को रूबियो के वेलकम के लिए एक प्रोटोकॉल ऑफिसर को भेजकर फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी थी, जबकि वापस जाते समय पैरामिलिट्री फोर्सेस के सब इंस्पेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स ने सी ऑफ किया था। अब ये चीज एक बार फिर से चर्चा का विषय बनी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के गल्फ देश यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी मार्को रूबियो को कुछ वैसा ही लो लेवल का डिप्लोमेटिक वेलकम दिया है। सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखिए जो यूएई से आ रहे हैं। यूएई के अल बातीन एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट के ऊपर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो का प्लेन ये यहाँ पर लैंड हुआ था और मार्को रूबियो प्लेन से बाहर आते भी दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि आप एयरपोर्ट से आ रही क्लिप्स में देख सकते हैं, एयरपोर्ट के ऊपर मार्को रूबियो का वेलकम करने के लिए टोटल 2 ही व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट थे और इनमें भी यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एयरपोर्ट के ऊपर एक ही व्यक्ति को भेजा गया था। जैसा कि वीडियो में देख सकते हैं, मार्को रूबियो प्लेन से उतरकर सबसे पहले एक महिला को ग्रीट करते हैं। ये महिला यूनाइटेड अरब अमीरात में अमेरिका की एम्बेसी की चार्ज द अफेयर्स हैं। अमेरिका ने इस समय यूएई में अपना फुल टाइम एम्बेसडर अपॉइंट नहीं किया हुआ है, इसलिए शैनन डोलान, इन्हीं को यूएई के अंदर चार्ज द अफेयर्स का टास्क दिया गया है और यही यूएई में यूएस एम्बेसी को लीड कर रही हैं और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग अपने देश के फॉरेन मिनिस्टर को रिसीव करने ये एयरपोर्ट के ऊपर आई थी। अब इनका समझ में भी आता है, लेकिन इनसे मिलने के बाद मार्को रूबियो जिस व्यक्ति से मिल रहे हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की अरब ड्रेस पहनी हुई है, ये भी यूएई के विदेश मंत्रालय या फिर यूएई की सरकार से नहीं थे। इनका नाम है यूसुफ अल ओताइबा और ये अमेरिका में यूएई के एम्बेसडर हैं। अमेरिका में जो यूएई की एम्बेसी है उसको यही लीड करते हैं और ये अमेरिका से यूएई आए थे और केवल इन्हीं को यूनाइटेड अरब अमीरात की सरकार ने मार्को रूबियो के वेलकम के लिए एयरपोर्ट के ऊपर भेजा था। यूएई गवर्नमेंट का केवल एक ही व्यक्ति वहां पर प्रेजेंट था, ना कोई कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर, ना फॉरेन सेक्रेटरी लेवल का या फिर यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान को तो भूल ही जाओ। मार्को रूबियो के इस फीके वेलकम के बाद ये वीडियो इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर काफी वायरल हो रही है और लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज के कारण उनके फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो को हर एक देश में इस तरह के डिप्लोमेटिक सेटबैक देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार यूएई को अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, जो यूएई ने एयरपोर्ट के ऊपर इतना कोल्ड बिहेवियर दिखाया है। अब इसके 3 मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। सबसे पहला कारण है अमेरिका बिना यूएई और मिडिल ईस्ट के गल्फ देशों को कॉन्फिडेंस में लिए ईरान के साथ नेगोशिएशंस कर रहा है। मिडिल ईस्ट के मैक्सिमम देश ईरान के एसेट्स को रिलीज करने के खिलाफ हैं। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के देश चाहते हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ साथ जो ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम है उसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए, जबकि अमेरिका उस समय उस चीज के ऊपर इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखा रहा है। लेकिन मिडिल ईस्ट के गल्फ देश और यूएई चाहते हैं कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को बनाने से भी रोका जाए। मिडिल ईस्ट और यूएई के और भी कुछ सारे कंसर्न्स हैं जिनके ऊपर अमेरिका ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए गल्फ कंट्रीज नाराज हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है यूनाइटेड अरब अमीरात के नाराज होने का, वो है ईरान के हमलों के कारण जो नुकसान हुआ है, ईरान की मिसाइल्स और ड्रोन्स के कारण यूएई का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है उसकी भरपाई करना। यूएई चाहता है कि इन सब की भरपाई ईरान के सीज किए गए एसेट से की जानी चाहिए, लेकिन अमेरिका मिडिल ईस्ट के गल्फ कंट्रीज के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के जो भी एसेट सीज किए गए हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। अमेरिका चाहता है कि अगर स्विट्जरलैंड में चल रही टॉक्स और नेगोशिएशंस सक्सेसफुल होती हैं तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ईरान के कुछ फंड्स और एसेट्स को रिलीज करने के लिए रेडी है, जबकि मिडिल ईस्ट की गल्फ देश गल्फ कंट्रीज ईरान के एसेट से अपना लॉस और रिकंस्ट्रक्शन का काम पूरा करना चाहती हैं। तीसरा कारण मार्को रूबियो को कोल्ड बिहेवियर दिखाने का है, वो है अमेरिका को एक मैसेज देना कि यूनाइटेड अरब अमीरात अमेरिका के फैसलों से खुश नहीं है। इसको प्रोटोकॉल लेवल की सिग्नलिंग भी कहा जाता है, जो डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में काफी नॉर्मल है। लीडर के रिसेप्शन से मैसेज भेजा जाता है कि सामने वाला देश क्या कहना चाहता है
और वो बायलेटरल रिलेशन से कितना खुश है। मार्को रूबियो इस समय यूएई, कुवैत और बहरीन की विजिट के ऊपर आए हुए हैं। ईरान के साथ जो भी न्यूक्लियर एग्रीमेंट की टॉक्स चल रही हैं, उनको लेकर इन कंट्रीज की जो भी आपत्तियां हैं उनको एड्रेस करने और इन देशों को रीअश्योर करने के लिए अमेरिका ने मार्को रूबियो को मिडिल ईस्ट भेजा है। लेकिन यहाँ पर भी उनको भारत की तरह कोल्ड बिहेवियर देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगली खबर यह आ रही है कि भारत में जो ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग होनी है, उसके लिए ईरान ने अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर मोहसेन पाकनेजाद को भारत भेज दिया है और ये भारत में लैंड हो गए हैं। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स मीटिंग में हिस्सा लेने के साथ साथ ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने भारत को पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के साथ एक मीटिंग अरेंज करने की रिक्वेस्ट दे दी है। ईरान अपने क्रूड ऑयल और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर भारत को कुछ ऑफर्स देना चाहता है, जो कि इसी मीटिंग में डिस्कस होंगे। भारत में जो ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी वो 25 से 26 जून तक होनी है। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्टर भारत के लिए क्या ऑफर लेकर आते हैं और क्या भारत की सरकार ईरान के ऑफर को एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। इसके बाद खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पाशिनियान को कॉल करके टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की है और रिसेंटली जो इलेक्शंस में निकोल की जीत हुई है उसके ऊपर उनको बधाई दी है। निकोल पाशिनियान ने न सिर्फ भारत और अर्मेनिया के रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया है, अर्मेनिया ने भारत से जो भी वेपन्स परचेज करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड किया है उस पर निकोल पाशिनियान का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। रिसेंटली ईरान में जब सिचुएशन खराब हुई थी उसमें भी अर्मेनिया ने भारत के स्टूडेंट्स और इंडियन नेशनल्स को रेस्क्यू करने के लिए अपने बॉर्डर्स ओपन किए थे। उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद बोला है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। जैसा कि हमने आपको 2-3 महीने पहले बताया था कि भारत और चाइना ने लिपुलेक पास के थ्रू जो भारत और चाइना का बॉर्डर है, यहाँ से लैंड बॉर्डर के जरिए बायलेटरल ट्रेड वापस रिस्टार्ट करने का फैसला किया है। उसी से संबंधित न्यूज निकल कर आ रही है कि फाइनली भारत और चाइना ने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर सारी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली है और द शिलोंग टाइम्स ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। न्यूज आ रही है कि कल यानी कि 26 जून को 6 सालों के गैप के बाद भारत और चाइना के बीच लिपुलेक पास के रास्ते बॉर्डर ट्रेड दोबारा से स्टार्ट होने जा रहा है। 26 जून को 17 भारतीय ट्रेडर्स और उनके 9 हेल्पर्स यानी कि टोटल 26 इंडियन ट्रेडर्स का पहला ग्रुप चाइना के तिब्बत के अंदर एंटर हो जाएगा, यानी कि चाइना की सीमा में चले जाएगा। इसके लिए सभी ट्रेडर्स को ट्रेड पास भी इशू कर दिए गए हैं। उत्तराखंड की बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पिथौरागढ़ में एसडीएम को ट्रेड ऑफिसर अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम है आशीष जोशी। इन्होंने बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कस्टम ऑफिस भी खोल दिया है ताकि चाइना से आने वाले सामान की चेकिंग हो और कागजी कार्रवाई आसानी से हो सके। और जिन भी भारतीय ट्रेडर्स ने अपना सामान चाइना को बेचना है यानी चाइना भेजना है, उन्होंने अपना सामान पहले ही लिपुलेक पास के पास एक वेयर हाउस यानी कि गोदाम में रख लिया है और अब 26 जून का वेट किया जा रहा है जिस दिन ये बॉर्डर ट्रेड ऑफिशियली दोनों कंट्रीज के बीच स्टार्ट होना है। उत्तराखंड के लिपुलेक पास के थ्रू भारत और चाइना कई दशकों से ट्रेड करते आ रहे हैं, लेकिन गलवान घाटी की घटना और कोविड-19 के समय साल 2020 में ये लैंड बॉर्डर बंद कर दिया गया था और यहाँ से ट्रेड रोक दिया गया था और तब से रीस्टार्ट नहीं किया गया था। मगर अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और भारत सरकार के अप्रूवल के बाद ये बॉर्डर ट्रेड भारत और चाइना के बीच दोबारा स्टार्ट हो रहा है। वैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना के साथ साथ पिथौरागढ़ के जो लोकल ट्रेडर्स हैं वो भी लगातार भारत सरकार से मांग कर रहे थे कि इस ट्रेड रूट को रीओपन किया जाए, क्योंकि पिछले साल इसी रूट से चाइना के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा को स्टार्ट किया गया था, लेकिन यहाँ से ट्रेड फिर भी बंद था। आपको क्या लगता है कि अमेरिका के साथ रिलेशंस में प्रेशर आने के बाद भारत की सरकार ने जो चाइना के साथ रिलेशंस को काउंटर कर वापस इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया है, क्या ये मोदी सरकार की सही स्ट्रेटेजी है? क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट कर अपनी राय बताएं। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि वेनेजुएला में जो 2 बहुत ही बड़े बड़े भूकंप आए हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक स्टेटमेंट इशू करके वेनेजुएला के लोगों के साथ अपनी गहरी संवेदना प्रकट की है और साथ में भारत ने वेनेजुएला को हर संभव मदद देने का ऑफर दिया है। वेनेजुएला में आए भूकंप दोनों ही रिक्टर स्केल के ऊपर 7 से ऊपर के हैं और पिछले प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो के रूल में वेनेजुएला में डिजास्टर रिलीफ के ऊपर कुछ भी खर्च नहीं किया गया था। हो सकता है कि जिस तरह से टर्की में भूकंप के बाद भारत ने मदद करने के लिए एक टीम भेजी थी, भारत भी वेनेजुएला के लिए एक टीम भेज सकता है। अगली खबर आ रही है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो कि पिछले साल 7 मई से 10 मई के बीच हुआ था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच लिमिटेड स्केल के क्लैशेस भी हुए थे। न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत के जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल के ऊपर अपडेट कर दिए गए हैं।